Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. जसविंदर जी, पहले तो कुछ दिन इंदर मोहन जी यहीं के जो लोकल अस्पताल में थे वहाँ रहे, तो वहाँ किस तरह की ट्रीटमेंट हुई? वहाँ ट्रीटमेंट तो देखो डॉक्टर्स ने दवाई देनी है जो भी देनी है, लेकिन सेकंड थर्ड एक्सरे में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी और नर्सिंग हमें खुद ही करनी पड़ती थी। हम लोग सारा दिन कोविड वार्ड में ही रहते थे, मैं और मेरा बेटा। आपको परमिशन देते थे अंदर जाने की? क्योंकि नर्सिंग हम खुद करते थे। यूरिन पास करना है, स्टूल पास करना है या कुछ भी उनको पैर दबाने हैं, कुछ भी करना, तो हम लोग नर्सिंग खुद ही करते थे। अगर उनसे कहते थे तो वो लोग कहते थे हमारे पास स्टाफ की कमी है, नर्सिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और जब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, फिर एक दिन सैचुरेशन थोड़ी डाउन देखी तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना, दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, उससे रिकवरी अच्छी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम दिल्ली ले जाते हैं। किसी के रेफरेंस से हम फिर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में इनको लेके गए 5 अप्रैल की रात को। वहाँ आधी रात का टाइम था, 6 की डेट डली, इनका एडमिशन हो गया। उसी टाइम 50,000 इन्होंने लिए, हमारे से एडमिशन हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था। तो पहले तो रिकवरी स्लो थी, प्लाज्मा भी हमने अरेंज करके दिया। हमें नेक्स्ट डे ही बोल दिया गया प्लाज्मा अरेंज करो। हमने प्लाज्मा अरेंज जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से किया, वो भी लग गया इनको। फिर रिकवरी थोड़ी स्लो थी तो लेकिन होने लग गई थी। हर एक्सरे में इम्प्रूवमेंट आ रही थी, टीएलसी भी डाउन जा रहे थे। पहले जो 25-30 हज़ार टीएलसी थे, लास्ट जो टेस्ट हुआ उसमें 15,000 रह गए थे। एक्सरे भी 60-70% क्लियर हो गया था। तो 23 अप्रैल की रात को मैं इनके पास शाम को इनको डिनर के टाइम मिलने गई, करीब 8:30 बजे। तो उस टाइम थोड़ा कस्टर्ड खिलाया इनको। इन्होंने मेरे साथ बात की, बच्चों के साथ वीडियो कॉलिंग की और मेरा फ़ोन पकड़ के बच्चों के साथ थोड़ी चैटिंग भी की। तो मतलब मूड अच्छा था? मूड अच्छा था, मैं बिल्कुल ठीक ठाक इनको छोड़ के आई हूँ। मैं सुबह के लिए पूछ के आई हूँ क्या बना के लाऊं, दलिया ले आऊँ, क्या लाऊं। और हमने रूम रेंट पे ले रखा था वहीं। मैं अपने रूम पे चली गई रात को कस्टर्ड खिला के? कस्टर्ड खिला के। बिल्कुल अच्छा मूड था और पूरी होश में थे, अच्छे लग रहे थे देखने में बिल्कुल। मैंने कहा आंखें खोल के मेरी तरफ देखी, उन्होंने आंखें खोल के मेरी तरफ देखा। पहले थोड़ी सी नींद में लग रहे थे जैसे। तो रात करीब 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया, आप इंदर मोहन जी के अटेंडेंट बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। उसी रात? हाँ जी। जिस रात आप इनको कस्टर्ड खिला के जाते हैं, आप कहते हैं मूड सब ठीक ठाक है, हाँ बेटर लगते हैं, बच्चों से बात करते हैं वीडियो कॉल में? हाँ जी, चैट भी की। कितने बजे आपको रात को फ़ोन आता है? लगभग 1:30 बजे। अच्छा, फिर किसका फ़ोन है? अटेंडेंट का फ़ोन था, गार्ड या अटेंडेंट का फ़ोन था कि आप इंदर मोहन जी के घर से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ फ़ौरन। मैंने डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा डॉक्टर से बात कराओ मेरी। उन्होंने डॉक्टर से मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि उनका हार्ट सिंक हो रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, आप जल्दी पहुँच जाओ। उसी टाइम मैंने टैक्सी की, रात को 1:30-1:45 का टाइम था। आप अकेली थी? मैं अकेली थी उस टाइम। मैं अकेली वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गई। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची, अटेंडेंट ने से मैंने पूछा कि क्या हाल है उनका। वो चुप कर गया, कहता डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा बुलाओ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब जो भी उधर जूनियर डॉक्टर कोई ड्यूटी पे थे, मैं नाम नहीं जानती, वो आ गए बाहर। उन्होंने कहा हार्ट सिंक हो रहा था मैडम उनका, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेकिन कहा तो बंदा समझ ही जाता क्या हो गया। फिर मैं अंदर गई, उनको हाथ लगाया, ठंडी पड़ी थी उनकी बॉडी। फेस पे हाथ लगाया, आंखें आधी खुली थी, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। उसके बाद तो फिर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी। फिर मुझे बाहर बिठा दिया गया। मैंने बच्चों को फ़ोन किया कि आप फ़ौरन आ जाओ। बच्चों को पहुंचते टाइम लगा, बच्चे उस टाइम करनाल में थे। अपने भाई को फ़ोन किया, फरीदाबाद था, 2 घंटे पहुंचने में लगे उनको। और 1 घंटे बाद ये लोग मुझे कहते हैं उनके कपड़े दे दीजिए। मैंने कहा बेटे पहुंच रहे हैं, कपड़े जहां हमने रूम लिया हुआ है वहां पड़े हुए हैं, अभी आते हैं बच्चे, हम मंगवा देते हैं। लेकिन जब बच्चे पहुंचे करीब 4:30 के करीब, 4 साढ़े 4, तो बच्चों को कहते हैं आपने फेस देखना है तो अंदर आ जाओ। जब उस टाइम बॉडी इन्होंने बाकी सारी पैक कर दी हुई थी, मतलब हमारे कपड़ों का भी वेट नहीं किया, वही गंदे संदे हॉस्पिटल के कपड़े जैसे थे उन्हीं में पैक कर दिया था। और ज़रूरी बात
ये है जसविंदर जी कि उस समय जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई और आपको वो फ़ोन कॉल आया, उस समय आपको ये नहीं मालूम था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई? नहीं, हमें ऑक्सीजन के बारे में बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं किया गया। अगर होता तो करनाल में वो अनाथ आश्रम के मेंबर थे, वहाँ एम्बुलेंसेस खड़ी थी, उसमें सिलेंडर पड़े हुए थे। हम बहुत आराम से ऑक्सीजन का सिलेंडर अरेंज कर सकते थे। 2 घंटे में बच्चे करनाल से लेके पहुँच जाते, सिलेंडर गाड़ी अपनी है। तो मतलब हमें इन्होंने बिल्कुल बताया ही नहीं। शाम को उस दिन सुबह इन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लाने के लिए कहा। इंजेक्शन का नाम मैं आपको अभी बता दूंगी, मेरे पास वो स्लिप पड़ी हुई है। किसने बोला? हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल वालों ने, अंदर जो भी डॉक्टर यहाँ अटेंडेंट थे। शाम को 6:30 बजे मैं इनको इंजेक्शन दे के आई हूँ। 55,000 का इंजेक्शन था वो, बेवा करके कुछ नाम। 55,000 का इंजेक्शन? 55,000 का इंजेक्शन था वो। अगर इनके पास ऑक्सीजन की कमी थी तो इन्होंने 55,000 का इंजेक्शन हमसे क्यों मंगवाया? क्योंकि पेशेंट की फर्स्ट नीड, फर्स्ट उसकी मेडिसिन तो ऑक्सीजन है। उससे हमारे से इतना महंगा इंजेक्शन क्यों मंगवाया इन्होंने? और फिर मैंने जब डेथ हो चुकी थी फिर भी मैंने कहा भाई लोअर मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हम तो अगर इंजेक्शन नहीं लगा हमें वापस कर दिया जाए, बच्चों की कुछ हेल्प हो जाएगी। तो कहते नहीं, वो तो लग गया था जी इंजेक्शन। आपको ऑक्सीजन के बारे में कब पता लगा? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई आपको कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था। और रात बीत गई। रात मतलब फिर सुबह मॉर्निंग में जब बच्चे पहुंचे, हम लोग, इन्होंने कहा कि सुबह आपको संस्कार के लिए बता दिया जाएगा, बॉडी कब मिलनी है, 9 बजे आ जाइए। तो उसी टाइम बॉडी मिलेगी और आपको जगह भी बता दी जाएगी, संस्कार कहाँ होना है, आप अपने हाथों से कर लेना। तो जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे 4:30-5 बजे, एक तो हमने वहाँ बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ देखी, क्योंकि इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही मंगवा ली थी पुलिस की गाड़ियाँ। और तब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इनकी 9:55 पे रात को ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी और 5 फ्लोर थे आईसीयू के। तो जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकले तब आपको पता लगा? अगली सुबह? अगली सुबह। फिर बाहर अभी पूरा बाहर नहीं निकले थे, मतलब ऊपर के फ्लोर से नीचे आ रहे थे और सब कुछ देखते हुए आ रहे थे, और लोग भी रो पीट रहे थे और ये सब कुछ देखते हुए हम बाहर आ रहे थे। लोग बातें कर रहे थे आपस में कि 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, 5 फ्लोर हैं, बहुत सारी डेथें हो चुकी हैं। तो इन लोगों ने 20-25 बताई हैं। अब हम कुछ लोगों से बातें हो रही हैं, पता चल रहा है 50 के करीब लोग गए हैं उस दिन, 20-25 झूठ था। आप कह रहे हैं और डेथ्स हुई थी? और डेथ्स हुई थी। और आप लोग आपस में एक ग्रुप बना चुके? ग्रुप आपस में जो थोड़ी बहुत बातचीत हमारी व्हाट्सएप पे हुई। अच्छा, जब आपको ऑक्सीजन के बारे में पता लगा तब आपके मन में क्या भावना आई? बिकॉज कोविड की डेथ और ऑक्सीजन सप्लाई की डेथ ये 2 अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल अलग हैं। हमारे मन में यही भावना आई कि इनका कोई मरा होता तो पता चलता, ये तो इन्होंने मर्डर किया है, ये उनकी नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर किया इन्होंने मेरे हस्बैंड का और इतने लोगों का। तो यही है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने हमें इंटीमेट क्यों नहीं किया कि ऑक्सीजन कम है, हम अरेंज कर देते इनको। मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ ऑक्सीजन की कमी से। मैं आपका दर्द बहुत समझ सकती हूँ और आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि कोविड की ट्रीटमेंट, और आप तो कह रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहे थे, और ऑक्सीजन की सप्लाई में इंटरप्शन आना, अब हॉस्पिटल वाले कहेंगे ये हमारी गलती नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे लिए तो सबसे पहली गलती हॉस्पिटल की है कि उन्होंने हमें इंटीमेट नहीं किया। हॉस्पिटल को क्यों नहीं प्रोवाइड हुई ये हॉस्पिटल जानता है, सरकार की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है या किसकी गलती है। हमारे लिए तो सबसे पहली गलती हॉस्पिटल की है। आप कहते हैं कि भाई अगर हॉस्पिटल ने हमें बोल दिया होता तो हम अपने सिलेंडर्स ले आते। हम अपने सिलेंडर्स ले आते। तो कब पता लगा आपको हॉस्पिटल की तरफ से कि ये आपके हस्बैंड की डेथ बिकॉज ऑफ एन इंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई? उन्होंने आज तक नहीं बताया, वो नहीं मानते। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है। सुबह जो मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे थे उनके डायरेक्टर वगैरह, वो तो ये कह रहे थे जो लोग क्रिटिकल थे वो चले गए, और ऑक्सीजन की कमी भी उन्होंने एक्सेप्ट की, एक वीडियो में है, लेकिन हमें कुछ नहीं कहा। आपके हस्बैंड की उम्र तो काफ़ी यंग थी, 54 के थे, और वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, ना बीपी, ना शुगर, ना हार्ट की, वो बिल्कुल ओके थे। उनको अभी तक स्पेक्स भी नहीं लगी थी, अपनी नज़र से पढ़ते थे।
बिल्कुल ठीक थे और इतने एक्टिव थे, वो समाज सेवी थे, कितनी संस्थाओं के मेंबर थे, बहुत एक्टिव थे वो। आप लोगों को क्या मतलब समझाना चाहेंगे कि आपकी फैमिली के साथ और जो बाकी फैमिलीज जो जयपुर गोल्ड में थे उनके साथ जो हुआ है, मतलब एक तरह से दिल तो आपका टूट गया लेकिन गुस्सा बहुत होगा। गुस्सा तो है क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं है, गुस्सा तो है। अभी उनकी एज भी इतनी नहीं थी कि हम उनको खो सके। 2 बेटे हैं, बड़े बेटे की अभी 2 साल पहले शादी हुई है, छोटा अभी कुंवारा है मेरा बेटा। अभी उनकी ऐसी एज नहीं थी कि हम लोग इस दुख को सहन करें। कोई एज हो ना 65-70 साल, बंदा सोचता है चलो कि जाना, बंदे ने जाना ही है, कोई बात नहीं। अभी 54 की एज थी उनकी। हॉस्पिटल की तरफ से क्या अभी तक कोई आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कॉज ऑफ डेथ, जैसे कॉज ऑफ डेथ होता है? उन्होंने कॉज ऑफ डेथ कोई नहीं दिया। डेथ सर्टिफिकेट भी हमने जो हमें मिला उसमें भी कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा है उसमें? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एडमिशन के टाइम सी लिखा है, कोविड लिखा हुआ है, कॉज ऑफ डेथ कुछ नहीं दिया उन्होंने। और इतने दिन तो उनको कोविड हो गए थे, मुझे लगता है कि 14 दिन बाद उनकी खुद ही इम्प्रूवमेंट हो गई होगी। हाँ, जब वो 6 को एडमिट हुए, 18 दिन हॉस्पिटल में रहे। हम लोग कहते रहे एक बार कोविड तो टेस्ट कर लो, इतने दिन हो गए हैं। वो पहले भी तो एडमिट रह के आए हैं, तो इन लोगों ने कहा अभी नहीं करना, कर लेंगे, अभी जब ठीक होंगे तो कर लेंगे। अब तक तो हमें उम्मीद है कोविड नेगेटिव ही आ चुका होगा। तो एक तरह से जो डेथ हुई है वो सिंपली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सिंपली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ मनी काफ़ी मुश्किल हुई होगी। बहुत ज़्यादा। हम लोग इस कंडीशन में तो नहीं थे, एकदम सरकारी हॉस्पिटल से लेके गए हैं। फिर हमने सोचा कि पेशेंट को बचाना किसी ना किसी तरीके अपने बंदे से। उसी टाइम हमारे रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स वगैरह ने अपने अपने साथ, सब ने अपने अपने जो कार्ड्स हैं बच्चों को दे दिए, ये लो पैसे की चिंता मत करना, अपना बंदा बचाओ तुम। सब लोगों से अभी तो हमने उधार ले रखा है। कितना स्पेंड कर लिया होगा? 7-8 लाख तो लग ही गए हैं हमारे। और वो बहुत बड़ी रकम है। बड़ी रकम है हमारे लिए, क्योंकि अभी तो बच्चों को काम शुरू करके दिया था, लोन पहले चल रहे हैं हमारे पास। अभी हम इतने स्टैंड नहीं थे कि हम खुद से कर सके। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.